प्रीति जी कुछ कहना मैं तो आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। और मैं एक चीज कह रही हूँ, कल जब प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे और आज नामांकन के लिए जा रहे थे, तो जो लोग अपने घरों पे खड़े होके आरती कर रहे थे ना हिमानी जी, वो भाजपा ही नहीं है। वो भाजपा ने उनको 500-500 रुपए दे के नागपुर से और पता नहीं कहां से लेकर आए। उनको बोलने दीजिए। नागपुर गुजरात देश का हिस्सा है भाई साहब। गुजरात से कोई, अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बनारस, अरे भैया मैं कल ही बनारस जा रही हूँ और वोट डालने जा रही हूँ। 1 जून को वोटिंग है, हम वोट डालने जा रहे हैं और 10 दिन पूरी कोशिश करेंगे। हम उस सांसद, प्रधानमंत्री की बात छोड़ देते हैं, हम उस सांसद को चुनेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ एक से एक अच्छे रेलवे स्टेशन दिए। बदहाली में जो सड़कें और रोड थी, जो 80 घाट, जहां पे आज मतलब चर्चा होती है और 2-2 देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर चर्चा करते हैं, जिस जगह पे इतनी गंदगी थी, इतनी मतलब वहां पे मलिन बस्तियां थी, उनकी कभी सफाई नहीं होती थी, आज जाके वहां पे काम हुआ है। बनारसी तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, बनारस तो कभी, भैया टॉपिक तो आज का बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है। भाई साहब फिर आप बोलने लगे, फिर आप बोलने लगे, आपको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, गलत कंप्लीट करने, बहुत गलत बात है। बोलो बोलते हैं तो सब लोग एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार आपको आपके हिसाब से जब प्रधानमंत्री जी वहां पे चल रहे हैं और जो लोग अपने घरों से जाके उनको हाथ जोड़ रहे हैं या फूल फेंक रहे हैं, आपके हिसाब से गुजरात क्या हो सकते हैं, आपके हिसाब से लोग दूसरे हो सकते हैं। हमने बनारसियों, सुन लीजिए, हम बनारसियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। हमें पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कभी बनारस में खुल सकता है। ये उस बात को भी मुद्दा बना रहे हैं। एक मिनट, और बनारस में क्रिकेट स्टेडियम आने के बाद आसपास की जितनी जमीनें हैं, आज उनकी जमीनों का रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। कितनी नौकरियां हैं वहां पे कि आप पूछिए मत। गोवा तक को काशी ने छोड़ दिया पीछे। आप हंसते रहिए, लेकिन सुनिए ना प्रीति जी, प्रीति जी देखिए, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि भैया 14 में अगर हम पूर्वांचल का समीकरण देखें या पूर्वांचल में जो हासिल हुआ, 27 में से 25 सीट्स हासिल हुई थी, ठीक है ना, लेकिन 2019 में अगर देखें तो वो कम हो गई, वो 21 ही रह गई। अच्छा तो हिमानी जी ये बताइए कि 4 जून को रिजल्ट आना है, 4 आपके पैनल पे बैठे हुए, एक भाई साहब बाहर से हैं, 4 जून को अगर रिजल्ट फिर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आता है तो ये ईवीएम रोएंगे। ईवीएम हैक नहीं है, बनारसियों का दिल हैक है और प्रधानमंत्री फिर से सांसद और फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है, बताइए। और अब वो चिरकुट और अखिलेश इस देश में IIT ग्रेजुएट 36% बेरोजगार है, 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में है और 2014 के पहले सब बंद कर दिया है। 2014 के पहले बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते थे, उनको आपने मिल में दे दिया। वो युवा भी खड़े थे और हाथ जोड़ के कह रहे थे मोदी जी जाओ, मोदी जी जाओ। ये सारी बेरोजगारी 2014 के बाद आई है। जाओ मोदी जी जाओ, अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप बेटियों के अस्पताल नहीं बचा सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप किसानों के मसले नहीं दे सकते, आप किसानों के 4 जून फैसला करेगा। 4 जून ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, गरीबों के लिए दीवार खड़ी कर दोगे। धर्मेंद्र यादव जी, अरे धर्मेंद्र यादव जी रुकिएगा, वो 4 जून फैसला, वो तो इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, तो इतिहास बनाने की काशी से जब बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, तो उसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी हार। अरे रुक जाइए, उनको बोलने, आप बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? सबसे बड़ी हार बीजेपी। धर्मेंद्र जी बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? सिद्धार्थ जी बस मैं हिमानी जी 3 बात बोलूंगा और मैं प्रोफेसर साहब से भी, शर्मा जी से भी, स्वामी जी सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा सुने संयम के साथ। पहली बात तो इनका कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा उत्तर प्रदेश में। इतिहास तो ये होगा, पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। देश भर में राहुल गांधी की उम्र से कम कांग्रेस पार्टी की सीटें आने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल साफ होने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, शर्मा जी उसके बाद जवाब दीजिएगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति देश का या काशी जाए और फिर रायबरेली जाए, जहां पर जिस एक क्षेत्र ने कांग्रेस पार्टी के परिवार को इतनी बार समर्थन दिया, बार बार चुन करके दिया, उस रायबरेली और अमेठी का क्या हाल था और काशी का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने क्या विकास किया, एक बार उस जाकर को तुलना को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन मुद्दों की बात करता है, कौन विकास की बात करता है, कौन डेवलपमेंट के साथ करता है। तीसरी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे ना शर्मा जी कि हमारे पास मुद्दे कहां हैं, हमने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। इन्होंने क्या कहा, वोट जिहाद करो। हमने कहा कि हमने 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर बनवाई। ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां पहनी हुई है क्या? हमने बोला कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमारा देश स्टार्टअप्स का हब बन चुका। ये लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इज्जत देकर के बात करा करेंगे। ये है फर्क।
हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 5 मेट्रो सिटी थी, हमने 20 कर दी, 50,000 किलोमीटर के हमारे हाईवे बढ़ गए, हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये मात्र बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछड़ों का भी हक छीन करके देना चाहते हैं। इतना चुन चुनकर आप कहीं कुछ भी कि आप 4 ही जाति जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि उत्तर प्रदेश की जब बात हो, बिहार की जब बात हो, तो जाति है कि जाति ही नहीं। तो यही कारण है कि वो सारे समीकरण आपने उसमें आप ये कहिए कि उसको टारगेट आपने कर लिया, ग्रैब कर लिया आपने इसके जरिए। हिमानी जी, मैं बस 10 सेकंड का जवाब दूंगा। जब हमारा जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, हमने अपनी मैनिफेस्टो की पहली प्रति एक महिला, एक किसान, एक गरीब और एक युवा को दी थी। हम आज प्रधानमंत्री अगर वहां पर नामांकन भरने गए हैं तो उनके साथ वो व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुहूर्त निकाला था, शास्त्री थे, पिछड़े वर्ग से व्यक्ति वहां पर उनके साथ मौजूद था, शोषित समाज से उनके साथ व्यक्ति मौजूद था। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति है। अरे हम तो कह रहे हैं ना सबको साथ लेकर के चलेंगे, पर आप किसके लिए काम करते हैं? बात करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी की, देंगे वोट चाहिए कहीं और से, है लेटर निकाल देंगे कर्नाटक में जाकर के सब लोग कांग्रेस को वोट करिए तो ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड आपको टिकट भी देगा, पैसा भी देगा। कर्नाटक में आरक्षण छीन करके पिछड़ों का उनको दे देंगे, बंगाल में छीन के उनको दे देंगे, आंध्र प्रदेश में छीन करके उनको दे देंगे। संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का। आपकी राजनीति क्या है? आप तो एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम जब किसी को लाभ पहुंचाते हैं तो देखते नहीं है उसके जाति क्या है, धर्म क्या है, हम कुछ नहीं देखते। अगर कोई हिम्मत जुटा पाया कि सब वर्गों के लिए काम कर पाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए 55 साल की उम्र के राहुल गांधी को आप कहते हो कि 55 सीटें मिलेंगी, 55 प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाए आज तक। जो प्रश्न राहुल गांधी जी ने आपके सामने खड़े 55 से कम, शर्मा जी 55 से भी कम। आप बोल रहे थे, सुना था ना, भाजपा दे पाई, ना आपके प्रवक्ता दे पाए, बिल्कुल, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री दे पाए। अब विषय आती है, हम 55 लाएंगे उसकी चिंता है आपको, बुखलाहट आपके पास ज्यादा है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप राहुल गांधी जपते हैं। और देश को आपने क्या दिया? देश को आपने रोजगार के नाम पर बेवकूफ बना के बेरोजगारी दी। देश को आपने महंगाई के नाम पर महंगाई डैन रूपी विकराल रूप दिया, जिसके अंदर 400 रुपए का सिलेंडर 1400 रुपए पहुंच गया। देश के अंदर जिस ध्रुवीकरण और भाईचारे की बात थी उसको आपने हर इलेक्शन में हिंदू मुसलमान पे तोड़ दिया। और देश के अंदर आपने क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के अंदर, ये आपकी उपलब्धियां बता रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ और भाजपा से बचाओ, क्योंकि जितने भी इंसिडेंट 10 साल में हुए वो भाजपा के नामी गिरामी लोगों के हुए। किसी के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रवचन से बोला प्रवचन रमन्ना के लिए वोट किसने मांगा था, क्यों मांगा था? 2627 महिलाओं के साथ नैतिक संबंध बनाने वाली महिलाओं के लिए मणिपुर की महिला कोई और हो गई और बंगाल खाली की महिला कोई और हो गई। ये दुर्विकरण आपने देश के अंदर किया। देश आज आपकी तरफ संदेश खाली, क्योंकि जिसका नाम भी आप नहीं बोल पा रहे ना, वहां पर संदेश खाली में 11 साल के चला है शर्मा जी, कि कितने गांव शहर में बदले और कितने शहर के अंदर रोजगार मिला और कितने शहर के अंदर इंस्टीट्यूट पर भी बोल दीजिए मुख्यमंत्री के आवास में सांसद को पीटा जा रहा है, इसरो बने, लेकिन आपने जो बने उस पर ताले लगा दिए और जो बचा था उसको अपनी मित्र मंडली को बेच दिया। तो अब डमरू कैसे बजे? क्योंकि देश के ऊपर तो करोड़ रुपए का खर्चा है और कर्जा ले लिया। तो आपको जब याद आती कुछ कहना चाह रही तो मां मटर और महिलाओं की भी बात। अब ठीक है, प्रस्तावक की बात करें तो देश में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि बनारस में डोम राजा कौन है। बनारस मोक्ष की नगरी है और मणिकर्णिका घाट और दूसरे घाटों पे जहाँ पे हम शरीर त्यागते हैं और हमें अग्नि दी जाती है, वो जो परिवार है जो वर्षों से काम करता आया है उनको कहते हैं डोम राजा। मतलब हमारे बनारस में कहावत है कि जब बड़े ऐठन में कोई रहता है तो कहा जाता है कि अच्छा आओगे तो आखिरी में यही ना, तब तुम्हें देख लेंगे। तो डोम राजा परिवार के डोम राजा परिवार से जो उनके बेटे थे वो पिछली बार 2019 में प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री जी के। कोई सोच भी नहीं सकता हिमानी जी कि इस छुआछूत जैसे देश में जहां आज भी बहुत जगह ये सब चीजें होती हैं, वहां पे प्रधानमंत्री प्रस्तावक के रूप में डोम राजा परिवार से किसी को चुनेंगे। तब देश में बहुत लोगों को पता चला कि डोम राजा कौन है। तो जो आप बार बार जाति, बिल्कुल जाति समझ कर, तो पूरे देश में है ना, क्या पूरे देश में सिर्फ हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ऐसा नहीं है ना, सब तरह के लोग हैं। तो सच बात है कि जो इस बार 4 लोगों को लिया गया है जो प्रस्तावक के तौर पे जिनको चुना गया है, उसमें एक ब्राह्मण है, 2 ओबीसी हैं, एक दलित है। तो बिल्कुल ये समीकरण ही बनाया जाता है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि बनारस में हम जितने लोग अलग अलग धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। नहीं, मैं एक बात, अगर 4 ब्राह्मण चुन लिए जाते प्रस्तावक के तौर पे तो विपक्ष जीने देता क्या प्रधानमंत्री को? या 4 अगर एसटी चुन लिए जाते, 4 अगर एसटी चुन लिए जाते तो क्या ओबीसी वर्ग नहीं कोई सवाल करता? तो क्यों नहीं हम अगर 4 वर्गों के अलग अलग लोगों को लेके आके प्रस्तावक बनाने से बुराई क्या है? क्या बुराई? डोम राजा को तो कोई जानता भी नहीं था भाई। 2019 में पता चला कि डोम राजा जिनको